प्यारे दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2023 का पेपर है दोस्तों। इसका पेपर कोड 347 CA है और इस पेपर को हम पूरा एनालिसिस करके पूरा व्याख्या करेंगे और इसका हल भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि वह ठोस जो विद्युत चालक आधातवर्त और तन्य होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि धात्विक ठोस वह ठोस होते हैं जो विद्युत चालक आधातवर्त और तन्य होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन में दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है धात्विक ठोस था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले का खा पूछा है दोस्तों कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, इसको आपको बताना था। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 10% ग्लूकोज का क्या मतलब होता है। 10% ग्लूकोज का मतलब होता है 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में उपस्थित है। अब इसका निकालना है परसेंटेज बाय वेट। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे 100। तो यहाँ पर 10 ग्राम दिया है तो 10 बटा टोटल वेट 200 ग्राम दिया है तो 10 बटा 200 और गुणे 100 कर देंगे तो इसका सही आंसर आपका आएगा 5 ग्राम। तो चारों ऑप्शन में आप चेक करेंगे 5 ग्राम का ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले का गा देखिए क्या कह रहा है। वह अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोट क्या होगी। तो दोस्तों इसके यूनिट से आप पहचानेंगे कि इसका जो है किस कोट की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकेंड यह 0 कोट की अभिक्रिया का मात्रक होता है, जबकि पर सेकेंड जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया का मात्रक होता है। तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो है यह द्वितीय कोट की अभिक्रिया का मात्रक होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन तीसरा वाला, यानी जो है द्वितीय कोट की अभिक्रिया जो है इसकी सही ऑप्शन है। ठीक है। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का घा कह रहा है कि क्षारक जो RNA में नहीं होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों पहले हम DNA और RNA का पूरा नाम जान लेते हैं। DNA का पूरा नाम है DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों जो DNA होता है इसमें जो है यूरेसिल का अभाव होता है, जबकि RNA में जो है थाइमिन का अभाव होता है। तो RNA में क्वेश्चन पूछा है कि RNA में क्या नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है कि RNA में थाइमिन नामक जो है बेस उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका थाइमिन हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का अंगा को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सी इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अल्फा H एटम उपस्थित नहीं होता है उसे कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अल्फा H एटम उपस्थित नहीं होता है वे कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों चेक करेंगे तो इसमें जो बेंजल्डिहाइड दिया है, ठीक है, C6H5CHO, यह बेंजल्डिहाइड में जो है अल्फा H एटम अनुपस्थित है। तो यह जो है आराम से कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था दोस्तों बेंजल्डिहाइड है। हमने रिएक्शन करके भी दिखा दिया है कि यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड के 2 मोल को लेंगे और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की उपस्थिति में जो है रिएक्शन होता है तो बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 1 कच्चा कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो कार्बिल एमीन टेस्ट जो है वही देते हैं जिसमें प्राइमरी जो है प्राइमरी एमीन जो होता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन जो होते हैं वह कभी भी जो है आपका कार्बिल एमीन टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्राइमरी एमीन इसी प्रकार से आप चारों ऑप्शन में चेक करेंगे तो दिया है मेथिल एमीन CH3NH2। तो ये मेथिल एमीन प्राइमरी एमीन है। तो आपको पता है कि जो कार्बिल एमीन टेस्ट होता है यह केवल जो है
प्राइमरी एमीन ही देते हैं तो आपका अब ये CH3NH2 उसके बाद क्लोरोफार्म और 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो आपका आइसोसाइनाइड बनता है। और यह एक जो है फेमस रिएक्शन है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों अगले साल के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। अगर क्वेश्चन में आता है कि कार्बिल एमीन क्रिया कौन देते हैं तो आपको ध्यान रखना कि जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं यही सभी कार्बिल एमीन टेस्ट देते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन जो है कभी भी कार्बिल एमीन जो है टेस्ट नहीं देते हैं। अब इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के का में पूछा है कि एक सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट का है और खा भी ऑप्शन जो दिया है, एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन BCC है, कोशिका के कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है, तो तत्व का घनत्व 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ज्ञात कीजिए कि 20 ग्राम तत्व की जो है में कितने परमाणु होंगे। तो दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है यह आपके ठोस अवस्था से है और यह जो है इस बार सिलेबस में कट गया, तो इससे क्वेश्चन आपका पूछेगा नहीं इस बार 2024 में, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का गा कह रहा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के गा में देखिए हमने लिखा है किसी विलयन की चालकता उसके तनुता के समानुपाती होता है। यदि चालकता का मान बढ़ता है तो तनुता का मान भी बढ़ता जाता है तथा घटने पर घट जाता है, ठीक है। ऐसा उसके आयनों के कारण होता है। तो दोस्तों आयनों की वजह से जो है किसी विलयन की चालकता होती है घटती बढ़ती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दूसरे का गा का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केशियल विलयन की चालकता 0.248 साइमन पर सेंटीमीटर है, तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी। तो इसका जो है मोलर चालकता जो है पूछा था, ठीक है, और कंडक्टिविटी का मान भी दिया था और मोलरता भी दी थी। तो आपको दोस्तों इसका सही फार्मूला पता होना चाहिए कि मोलर की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ये होती है दोस्तों कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरिटी। ये सेंटीमीटर के लिए है, यदि मीटर में पूछता दोस्तों तो कप्पा बटा 1000 इंटू मोलरिटी आप करते, परंतु क्वेश्चन में सेंटीमीटर पूछा है। यूनिट से आप पहचानेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाएं, तो इसमें क्वेश्चन में साइमन सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब हमें सेंटीमीटर का फार्मूला लगाना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरिटी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मोलरिटी का भी मान दिया गया है 0.20 और जो है कंडक्टिविटी कप्पा का भी मान दिया गया है 0.248 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का मान आराम से निकल जाएगा, ऑप्शन इसमें रखेंगे काट देंगे तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों 1240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का घा कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 जो है यह फर्दर बना रहा है 2NO2 और हाफ O2, ठीक है, में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर थी, जो 30 मिनट के पश्चात 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपका log 10 का मान भी दिया गया है 6.2 का मान 0.7924। तो इसको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है हम लगाए हैं, इसको देखिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है यह होता है K इक्वल टू 2.303 अपान T log A बटा A माइनस एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो A है यह प्रारंभिक मात्रा होती है, जो कि A माइनस एक्स जो है यह बची हुई शेष मात्रा होती है, ठीक है। तो A और A माइनस एक्स का मान रख के हम देखिए बगल में यहाँ लगाए हैं। A अपान A माइनस एक्स का जब मान रखोगे तो इसको काट दोगे, आपका जो है आंसर जो मिलेगा 6.2 रखेंगे आप, ठीक है। तो A बटा A माइनस एक्स की जगह पे आपका आ गया 6.2, ठीक है। अब इसमें रखिए, सूत्र में रखेंगे तो आपका मान रखिए K इक्वल टू 2.303 अपान T का मान है 30, तो यहाँ 30 रखेंगे इंटू लॉग, और A बटा A माइनस एक्स का जो वैल्यू आया है 6.2 आया है।
अब इसमें दिया भी गया है log 6.2 का मान, देखिए 0.7924 दिया गया, और इसको आप काट देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों जो है के का मान आएगा 6.05 जो है 93। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए, और इसमें दो जो है खंड दिए गए हैं। पहले में पूछा है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो भौतिक अधिशोषण घटने का क्या कारण होता है, इसमें हमने बताया है कि चूंकि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए लासातलीय के नियम के अनुसार अधिशोषण की जो मात्रा होती है ताप में वृद्धि के साथ घटती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो ताप और x/m में जब आप रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ आपका जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ग्राफ मिलेगा भौतिक अधिशोषण के बीच में। और दूसरे में देखेंगे तो अगर इसका भौतिक अधिशोषण देखेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में देख रहे हैं तो पहले जो है आपका बढ़ रहा है, फिर एक समय आकर जो है इसका वैल्यू जो है घटने लगता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों का ग्राफ हमने बनाया है, तो इसको आप ध्यान से जो है नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 के का में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूड़ित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। ठीक है, इसका कारण बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि जब किसी ठोस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में चूड़ित यानी छोटे छोटा खंडित किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक नए पृष्ठ का निर्माण होता है, एवं इसलिए जो है असंतुलित बलों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अधिक बल लगने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अधिशोषण की जो प्रवृत्ति होती है अधिक हो जाती है। तो इसका सही आंसर आपका ये होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 3 के खा में निम्नलिखित को समझाइए, समझाना है। इसमें पूछा है कि NCl3 पाया जाता है किंतु NCl5 नहीं, क्यों। तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो NCl3 होता है इसके पास जो है आउटर मोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यह जो है 3 Cl के साथ जो है साझेदारी करके अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, जबकि जो 5 होता है NCl5 इसके पास जो है एक्स्ट्रा जो है लोन पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचते तो ये जो है NCl5 को नहीं बना पाता। तो इसका हमने आंसर लिखा है कि NCl3 पाया जाता है परंतु NCl5 नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी में जो है 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 5 की नहीं होती है। यही कारण है कि NCl3 पाया जाता है जबकि NCl5 नहीं पाया जाता। इसको हमने बना के भी दिखाया है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के खा में पूछा है दोस्तों कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित होती हैं वे प्रबल ऑक्सीकारक तथा दुर्बल अपचायक होती हैं, अतः फ्लोरीन विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे उपस्थित होता है, इसलिए जितने भी हैलोजन होते हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। आपको हमने लिखवाया भी था कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है तो लिखबा, सरकाना, मंगल, मंजन, कर्फी, जल, कटकोनी, सनपी, भां, कापर, आई, मरकरी, सिल्वर, बर्कल, पीटे, गोल्ड, फ्लोरीन करके इसका हमने ट्रिक भी बताया था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन ये हर साल पूछ रहा है दोस्तों, तो 2024 में भी आने की जो है संभावनाएं हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के गा में कह रहा है कि द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों द्विदंतुर को इंग्लिश में बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं तथा उभयदंतुर को कहते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड। तो दोनों को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका हमने आंसर लिखा है कि जिसमें 2 डोनर एटम दाता समूह लिगेंड्स के रूप में उपस्थित होते हैं उसको बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्जिलेट, C2O4 2- या एथिलीन डाइअमीन। तो एथिलीन डाइअमीन में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 हैं, तो 2 डोनर एटम इसमें भी उपस्थित हैं, जबकि ऑक्जिलेट आयन में जो है ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। तो यहाँ
ऑक्जिलेट में और एथिलीन डाइअमीन दोनों जो है बाइडेंटेट लिगेंड के जो है एग्जाम्पल हैं। जबकि जो उभय तंतु लिगेंड होता है दोस्तों, इसको एम्फीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। यह लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। हमने इसको व्याख्या पूरा किया है आपको पढ़ाते समय कि जो एम्फीडेंटेट लिगेंड होता है वह लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। इसमें जो केंद्रीय धातु आयंस होते हैं, यह लिगेंड्स के जुड़ने का जो इसका तरीका होता है ये भिन्न भिन्न होता है। कभी कभी देखो सल्फर जो है लिगेंड्स के रूप में यूज होता है, तो कभी नाइट्रोजन हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको SCN सल्फर थायोसाइनेट जो है आपको बताया गया था, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया गया था, और दोनों को हमने एग्जाम्पल सही जो है लिखा भी है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकता है, आप इसको आसानी से जो है देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में घामिका कहा है, पूछा है कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो अल्फा डी ग्लूकोज की खुली संरचना होती है, इसको एमएल फिशर द्वारा सिद्ध किया गया था। एमएल फिशर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर होती है उसको बताया था। ठीक है, उनके अनुसार यह जो है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का समूह होता है। जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है, इसमें एल्डिहाइड CHO समूह देखिए उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जबकि जब फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें जो है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी C डबल बांडो समूह उपस्थित होता है डी फ्रक्टोज में। तो एक में एल्डिहाइड समूह है, दूसरे में कीटोन समूह है, और दोनों की स्ट्रक्चर हमने बना दिया है जो ओपन स्ट्रक्चर है ये, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के का में जो है क्वेश्चन जो आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम। तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता और मोलर चालकता दोनों को परिकलित कीजिए। जिसमें दिया भी गया है कि 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों पहले आप जो मान दिया गया उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ दिया गया 0.1 मोल पर लीटर KCl के लिए जो K का मान दिया गया 1.29 साइमन मीटर इनवर्स दिया गया है। फिर दिया गया है 0.1 मोल पर लीटर के लिए प्रतिरोध का जो मान दिया गया है 100 ओम दिया है। 0.02 मोल पर लीटर के लिए प्रतिरोध 500 ओम है, और 0.02 मोल पर लीटर के लिए जो K का मान है और जो मोलर कंडक्टिविटी ये जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है दोस्तों कप्पा अपान 1000 इंटू मोलरिटी। अब यहाँ पर देखिए जो इसके पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें सेंटीमीटर में मान दिया जाए, तो उसका जो है फार्मूला क्या था कप्पा इंटू 1000 बटा मोलरिटी। लेकिन इसमें दोस्तों क्वेश्चन मीटर में पूछा है, तो इसका जो लगाएंगे आप सूत्र मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा बटा 1000 इंटू मोलरिटी लगाएंगे। कप्पा का मान दिया गया है 1.29 बटा 1000 इंटू मोलरिटी का मान 0.1 दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसका जो ऑप्शन आएगा 129 इंटू 10 टू द पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आपका निकल गया। अब कप्पा का मान आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर रो का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है, आप जानते हैं। जबकि G स्टार जो होता है ये सेल कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है L/A। ठीक है, जब G स्टार का मान L/A की जगह पे रखेंगे तो R बराबर रो इंटू G स्टार होगा। तो यहाँ से R का मान दिया गया है, रो का भी मान आपका दिया गया है। दोनों जब पुट करेंगे यहाँ इसमें तो आपका यहाँ से G स्टार का मान आएगा। ठीक है, तो G स्टार यहाँ पर यही वैल्यू रखेंगे रो बराबर। तो यहाँ 1/ρ जो आप रखे हैं इस रो की जगह पे अगर आप रखेंगे तो आ जाएगा G स्टार अपान R। ठीक है, तो आपका ये मान रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा 0.258 जो है ये मिलेगा। फिर इस प्रकार से जो है चूँकि हम जानते हैं कि कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार होता है, तो G स्टार का मान आपको मिल ही गया है। अब ये जब
मान पुट करेंगे तो जी स्टार इक्वल टू होता है कप्पा इंटू आर। कप्पा का भी मान पता है, आर का भी मान पता, गुणा कर लेंगे 129 जो है इसका सही ऑप्शन। तो इस प्रकार इसको समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल जो है इस चैप्टर से तो 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। ठीक है, 2024 में भी आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि दोस्तों अब की बार सिलेबस कट गया है, कुछ चैप्टर कटे हैं, तो इसलिए नंबर आप क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सभी फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के खा में देखिए क्या पूछा है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है खंड करके। ठीक है, निम्नलिखित में विभेद ज्ञात कीजिए। पहले में पूछा है कि वास्तविक विलयन और निलंबन में क्या जो है अंतर होता है, इसमें विभेद बताना है। तो दोस्तों जो विलय के कणों के आधार पर जो होता है विलयन की जो है हम उसमें जो है वास्तविक विलयन और निलंबन में जो है अंतर कर सकते हैं। तो अगर किसी भी विलय के कण का मान 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, वास्तविक विलयन। लेकिन जब इन्हीं विलय कणों का जो है मान अगर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वह निलंबन कहलाता है। तो दोस्तों विलय के कणों के आधार पर हम विलयन को अलग अलग नाम से जान सकते हैं। यदि इस विलय के कण का जो साइज है वह 1 नैनोमीटर से जब कम होगा तो वह कैसा विलयन होगा, वास्तविक विलयन होगा। लेकिन जब इसका वैल्यू दोस्तों 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो यह वास्तविक विलयन ना होकर क्या कहलाएगा, निलंबन यानी सस्पेंशन कहलाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के खा में पूछा है कि द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड्स में अंतर बताइए। तो दोस्तों 2 कॉलम में हमने लिखा है कि द्रव रागी कोलाइड और दूसरे कॉलम में द्रव विरागी कोलाइड्स। अब अंतर समझ लेते हैं। जो द्रव रागी कोलाइड्स होते हैं, जब जल के साथ कोलाइड बना लेते हैं तो उसे द्रव रागी कोलाइड कहते हैं, मतलब जल के साथ संयोजन में हो तो उसे द्रव रागी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। लेकिन जब जल के साथ कोलाइड नहीं बनाते हैं तो उसे द्रव विरागी या हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में देखिए लिखा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अधिक अस्थायी होते हैं, जबकि जो द्रव विरागी कोलाइड्स होते हैं वो अनुत्क्रमणीय कोलाइड में कम अस्थायी होते हैं। द्रव रागी कोलाइड जो होते हैं इनके कण जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जबकि द्रव विरागी कोलाइड्स के जो कण होते हैं ये छोटे छोटे पुंज के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से आप अंतर जो है स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के खा के तीसरा में पूछ रहा है कि बहु आणविक और बृहद आणविक कोलाइड्स में अंतर बताइए कि क्या होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि जो बहु आणविक कोलाइड होता है 1 मिलीमीटर से कम व्यास वाले छोटे कण होते हैं। तो जो बहु आणविक कोलाइड होता है दोस्तों वह जो है 1 मिलीमीटर से कम व्यास वाले छोटे कण होते हैं, जो परिरक्षण माध्यम में संयोग करके कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। जबकि जो बृहद आणविक कोलाइड होते हैं इन विलयनों में कोलाइडी कणों के रूप में बड़े बड़े बृहद अणु होते हैं। ठीक है, बड़ा आकार होने के कारण ये अणु की कोलाइडी कण के परिमाण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तो इस प्रकार से बहु आणविक कोलाइड और बृहद आणविक कोलाइड में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के गा में पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना के बारे में बताइए क्या होता है। तो हम जान लेते हैं किसी प्रोटीन की जो सेकेंडरी संरचना होती है, द्वितीयक संरचना होती है, उसका संबंध उस आकृति से होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। जो दोस्तों आपकी प्रोटीन्स होती है इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है यह 2 प्रकार की होती है इसकी संरचना के हिसाब से। पहला होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा जो होता है बीटा प्लेटेड शीट संरचना होती है। तो अल्फा हेलिक्स में आप देख लेंगे इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है। जिस प्रकार से आप पेंच को घुमाते हैं तो उसी प्रकार से यह जो है घुमा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा जो बीटा प्लेटेड शीट होती है इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा परस्पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। आप इस प्रकार से चित्र को बना लेंगे और इसको स्पष्ट कर देंगे कि सेकेंडरी जो है प्रोटीन की संरचना क्या होती है।
तो पहला अल्फा हेलिक्स है, दूसरा बीटा प्लेटेड है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बना के स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के गा में देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों एमिनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल जिस बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन भी लिख दिया है कि NH2CH2COOH को जब हम NH2CH CH3COOH से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रो जो है यहाँ से एक वाटर रिमूव होता है और यहाँ पर देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के गा में पूछा था, तीसरा वाला ऑप्शन, मोनोसैकराइड क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखनी थी। तो दोस्तों जो मोनोसैकराइड होते हैं ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका अणु कार्बोहाइड्रेट में सबसे मुख्य होता है तथा इसमें ही कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं का जो है निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख लेंगे ग्लूकोज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो मोनोसैकराइड को आपको इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे राइबोज हो गया, रेफिनोज हो गया, ये सभी मोनोसैकराइड्स ही होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर इसमें डाइसैकराइड पूछता तो डाइसैकराइड में आप लिखते आपका जैसे आपका माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सभी क्या होते हैं, डाइसैकराइड होते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के घा में क्या पूछा है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, इसका कारण पूछा था कि क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों क्योंकि एनिलीन के जो नाइट्रोजन पर धनावेश हटने के कारण यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के लिए प्रबल निष्क्रियात्मक समूह का कार्य करने लगता है। ठीक है, इसके कारण एनिलीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है। तो इसका जो सही कारण था यही था। ठीक है, नाइट्रोजन पर जो है धनावेश हट जाता है, इस प्रकार से वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, इसी कारण जो है एनिलीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये था। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के घा के दूसरे में पूछा है कि एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, क्या कारण है। तो दोस्तों अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण जो एथिल एमीन होता है C2H5NH2 यह पानी में घुलनशील होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, जबकि एनिलीन जो होता है, ठीक है, C6H5NH2 में बड़ा जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक भाव हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटा देता है, अतः एनिलीन जल में जो है अघुलनशील होता है जबकि एथिलेमीन जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि एथिलेमीन में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध यानी अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि एनिलीन में जो है जल विरोधी यानी इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड न उपस्थित होकर इसमें जल विरोधी भाव पाया जाता है, यह जल से जो है दूर भागता है। तो यही कारण है कि यह जल में घुल जाता है और दूसरा जल में नहीं घुल पाता है। तो इसका आपको सही आंसर जो है इस तरह से लिखना था। फिर आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के काम में देखिए क्या पूछा है। दोस्तों कह रहा है कि प्राशरण एवं प्राशरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन की 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम पर मोल है। 300 केल्विन पर इस विलयन का प्राशरण दाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी बताना था, प्राशरण दाब और प्राशरण क्या होता है, और एक क्वेश्चन भी उसी में दिया था, इसको लगाना है। ये विलयन का सवाल है दोस्तों। तो आप जान लीजिए जो प्राशरण होता है यह एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण, ठीक है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा के प्रयोग के अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर गति करते हैं, जबकि जो विलेय के अणु होते हैं यह गति नहीं करते हैं क्योंकि वे दोनों विलयनों को अलग करने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। तो आपको हमने कंटेनर बनाया है जिसमें बीच में देखिए SPM लिखा है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके एक साइड में विलायक है, दूसरे साइड में विलयन है जिसमें विलेय के कण भी उपस्थित हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो विलायक के कण हैं यानी सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं यह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में जा रहे हैं, जबकि इधर के जो विलेय के कण है वो विलायक में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों प्राशरण कहता है। ठीक है, ठीक है, प्राशरण एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें
किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग, ठीक है, केवल विलायक का अणु ही विलयन में जाए, जबकि विलेय के कण वापस विलायक में ना उपस्थित हो पाएँ, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आप प्रासरण कहते हैं। जबकि प्रासरण दाब, किसी भी विलयन का प्रासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आसुत जल से अलग रखा जाए तो यहाँ जितना अधिकतम दाब उत्पन्न होता है उसी को दोस्तों कहते हैं प्रासरण दाब। तो आपको दोनों में प्रासरण और प्रासरण दाब को समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बदल कर भी पूछ सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब आगे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया आयतन भी दिया है, 20 सेंटीमीटर क्यूब जलीय आयतन है और आपकी मोलरिटी दी गई है 1.26 ग्राम, वेट भी दिया गया 61.022 ग्राम, तापमान भी दिया गया 300 केल्विन। अब आर का मान यहाँ दोस्तों या तो आप 0.821 रख लीजिए या तो 1.99 कैलोरी बराबर 2 लगभग होता है, तो चाहे 2 रखिए या 0.0821 ATM का मान रख लीजिए। तो आर का मान यहाँ से आप रख सकते हैं कोई भी। तो हमने यहाँ पर जो है आर का मान 2 रखा है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रासरण दाब पाई होता है यह CRT के बराबर होता है, जहाँ पर C क्या है, उसकी मोलर सांद्रता होती है। C बराबर होता है दोस्तों मोल्स बटा आयतन, यानी N बटा V होता है, जहाँ मोल्स बराबर आपको जानकारी होनी चाहिए कि मोल्स बराबर होता है वेट बटा मालिक्यूलर वेट, यानी N बराबर W बटा M होता है। जब इसका मान आप रखेंगे तो पाई इक्वल टू N बाई V इंटू RT, यानी पाई N का मान रखेंगे तो हो जाएगा पाई इक्वल टू W बटा M इंटू V इंटू R इंटू T, ठीक है। अब सभी वैल्यू को आपको पता है, इसको मैं इसमें मान में रख देंगे। जब मान रखेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 140, ठीक है, ATM लगभग ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन हर साल दोस्तों पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के खा में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। जिस प्रकार से A प्लस बी, ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसको अभिकारक कहते हैं। जब किसी अभिकारक से उत्पाद C प्लस D बनता है तो हम अभिकारक के जब रेट लिखते हैं, किसी भी रिएक्टेंट की जब रेट लिखते हैं दोस्तों, तो यह माइनस में लिखते हैं, क्योंकि उसकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होने के साथ साथ कमी होती जाती है। तो रेट को लिखते समय माइनस DA/dt लिखेंगे और B का लिखेंगे माइनस DB/dt, ठीक है। और जब हम इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R बराबर के A इंटू B हो जाएगा। एक्टिव मास के अंदर रखेंगे, जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपका DA/dt किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B के बराबर होगा। तो इस प्रकार जो है इसको जो है लिखकर आप इसका आंसर सही से दे देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के खा में पूछा है कि राउल्ट के नियम को समझाइए। तो राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राउल्ट का नियम क्या होता है समझ लेते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और उसके मोल अंश यानी मोल फ्रिक्शन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। अब इसको ग्राफ द्वारा दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए P0A लिखा है, ये विलायक का वाष्प दाब है, जबकि PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। तो जब यहाँ पर A पॉइंट पर आएंगे तो XA की जो मोलर सांद्रता जिस समय 1 है, उस समय B की मोलर सांद्रता क्या है, यानी मोल फ्रिक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। अब PA का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्योंकि XA का मान यहाँ पर 1 है जबकि XB का मान 0 है, तो धीरे धीरे ये मान यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरे में जब आप B पॉइंट पर पहुँचेंगे तो यहाँ XA का जो मोल फ्रिक्शन है यहाँ 0 है, जबकि XB का मोलर यहाँ पर मोल फ्रिक्शन क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से जब देखेंगे टोटल प्रेशर P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ग्राफ के द्वारा जो है समझ लेंगे, ठीक है। तो राउल्ट लॉ को लिखने के लिए आपको पूरा ग्राफ बनाना होगा, पूरा लिखना भी पड़ेगा, तब आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित को कारण सही समझाइए। तो पहले में कह रहा है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों।
तो दोस्तों बताना है कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं ये रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि क्योंकि जो संक्रमण धातु होती हैं, यानी इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, यह आयनों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके होने वाले डी संक्रमण के कारण ही ये रंगीन दिखाई पड़ती हैं। तो डी का मतलब होता है दोस्तों कि जब जो डी ऑर्बिटल होता है, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन तक जो है इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो उसको वो डी ट्रांजिशन दिखाता है। और जो डी ट्रांजिशन दिखाएगा वो क्या होगा, रंगीन होगा। ठीक है। जबकि D0 और D10 यदि किसी में उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो डी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो डी ऑर्बिटल्स जिसमें उपस्थित होते हैं ऐसे तत्व क्या होते हैं, संक्रमण धातु के रूप में होते हैं और ये रंगीन आयन को बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। फिर दूसरा में पूछा है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनचुंबकीय क्यों होते हैं। ठीक है। तो इसको जान लेते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुएं जो होती हैं ये उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसी कारण यह क्या होते हैं, अनचुंबकीय होते हैं। तथा जो संक्रमण धातुओं की एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ठीक है। जबकि डी ऑर्बिटल के कारण रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका आपको आंसर लिखना है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का घ कह रहा है कि निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम को लिखना है। यहाँ पर इसको IUPAC नाम लिखना है। CrCl2 En होल ट्वाइस Cl दिया। तो दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है। इसमें सेंट्रल मेटल आइटम क्रोमियम है। ठीक है। और इसमें जो है क्लोरीन और एथिलीन डाइमीन 2 प्रकार के लिगेंड्स लगे हैं और इसकी काउंटर आयन के रूप में Cl काम कर रहा है। ठीक है। तो इसको हमने पढ़ाते समय बताया था कि जब इस पे जो है डिवाइड करने पर इसको जब तोड़ोगे तो इस पर जो है इस स्फीयर पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज दोस्तों आ जाता है तो आप इसमें Cr के लिए क्रोमियम, Mn के लिए मैग्नीज, ठीक है, और Fe के लिए आप केवल जो है आयरन लिखते हो। जबकि अगर यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाए तोड़ने पर तो इसमें 8 जोड़ देते हो। ठीक है। क्रोमेट, जिंकेट, निकलेट ऐसे लिखने के लिए हमने बताया था। तो यहाँ पर काउंटर आयन जब निगेटिव है, जब इसको हटाएंगे तो स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम लिख लेंगे डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो है, डाई क्लोरो डाई बिस। ठीक है। बिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एथिलीन डाइमीन में एथेन 1,2 डाइमीन होता है, क्योंकि यहाँ पर भी डाई आ गया है और यहाँ बाहर भी डाई, तो डाई से कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर बिस का इस्तेमाल किया गया है। तो डाई क्लोरो डाई बिस। ठीक है। एथेन 1,2 डाइमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम आप लिख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, दिया गया है सीजियम को बाहर किया है, ब्रैकेट में लिखा है FeCl4। ठीक है। इसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालेंगे तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 आएगा। तो आप इसका नाम लिखेंगे सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट 3rd। ठीक है। और जो दोस्तों जो ऑक्सीडेशन नंबर जितना आता है सेंट्रल मेटल आइटम का, इसको हमेशा जो है ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट 3rd है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे K3COC2O4 होल थ्राइस दिया है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 मोल दिया गया ऑक्सीलेट का। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट 3rd। ठीक है। और कोबाल्ट 3rd लिखा है, इसके बाद कोई काउंटर आयन है नहीं, तो इसमें यहीं पर आप समाप्त कर दीजिए। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। देखिए कोबाल्टेट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब पोटेशियम आयन को आप डिवाइड करोगे तो पोटेशियम पर प्लस चार्ज, जबकि इस स्फीयर पर माइनस चार्ज आएगा। तो जब कभी भी स्फीयर पर माइनस चार्ज आता है तो उसको 8 लिखकर हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट 3rd। फिर आगे देखेंगे लास्ट वाला, कह रहा COCl3NH3 होल थ्राइस। इसका नाम है ट्राईएमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3rd। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका IUPAC नाम देख लेंगे। फिर आगे देखेंगे दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 6 का में कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण की विधि एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की कैल्शियम फ्लोराइड कॉपर तथा सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की औद्योगिक निर्माण की विधि में आपको पूरा लिखना था। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल का कैल्शियम फ्लोराइड से कॉपर तथा सल्फर के साथ रिएक्शन भी दिखाना था। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका आंसर कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो आपको इसको लिखना था। अब इसका कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होगा। फिर कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 से जब H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब चूँकि SO2 अनेक क्रियाओं में ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है, तो आप H2S का जब सल्फर में ऑक्सीकरण होगा तो आप देखेंगे यहाँ रिएक्शन 2H2S SO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सल्फर 3 मोल सल्फर का बनाएगा और जल के 2 मोल बाहर होंगे। ठीक है, अब इसका उपयोग भी लिख लेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है, अपचायक के रूप में भी होता है, कीटाणु और रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है, चीनी उद्योग में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 का जो खंड दूसरा खा कह रहा है अथवा करके, अब उसका आंसर देख लेंगे क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के का के अथवा वाले पार्ट में कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण देना है इसमें, और इसमें 5 जो है क्वेश्चन दिया गया है। पहले में पूछा है कि नाइट्रिक अम्ल के विलयन आयोडीन से क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो HNO3 होता है जब इसका रिएक्शन आयोडीन से आप कराओगे तो HiO3 बनेगा, NO2 और H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। जब कभी भी नाइट्रिक अम्ल का विलयन आयोडीन से क्रिया करता है तो HiO3 बनाता है, NO2 और जल बनाता है। फिर दूसरे में पूछा था कि क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो 2 मोल जल के भी इसमें लेने पड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन कराइए तो आप 2 मोल जल को लीजिएगा, SO2 + Cl2 + 2H2O और बनाएगा आपका H2SO4 + 2HCl। ठीक है, तीसरे में पूछा था कि क्लोरीन को गर्म तथा सांद्र NaOH विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब हम क्लोरीन को फ्लोरीन के 5 मोल से क्रिया कराते हैं तो पेंटा, ठीक है, पेंटाफ्लोरोक्लोराइड बनता है, 2ClF5 बनता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब क्लोरीन को गर्म सांद्र NaOH विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जब क्लोरीन को NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो 3 मोल क्लोरीन के लेंगे और 6 मोल NaOH के लेंगे और बनेगा 5 मोल NaCl का और NaClO3 बनेगा। तो इसमें दोस्तों कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन दे देता है, पूछता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है किसका नहीं। तो यहाँ पर क्लोरीन का देखिए 0 है और यहाँ पर दूसरे में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो 0 से +5 हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि दूसरे में देखिए Cl 0 से क्या हो रहा है, पहले वाले में Cl में -1 हो रहा है, तो 0 से -1 यानी घट रहा है। तो यहाँ Cl का एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसको ये एक प्रकार से रिडॉक्स अपक्रिया का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब क्लोरीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, NaCl बनता है और NaClO3 बनता है। ठीक है, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ आपने देख ही लिया कि जब Cl2 को फ्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो 2ClF5 बनता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब जिंक को 4 मोल जिंक के साथ 10 मोल HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो बनता ZnNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, जिंक नाइट्रेट बनता है तथा 5 मोल जल के साथ N2O जो है गैस के रूप में जो है बाहर निकलता है। तो यह इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के खा में देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना को लिखना है
2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन, ठीक है। तो 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन को लिखने के लिए पेंटेन में 5 कार्बन है, सबसे पहले आप 5 कार्बन बनाएंगे, दूसरे वाले कार्बन नंबर पर आप क्लोरीन लगाएंगे तथा तीसरे वाले पर मिथिल समूह लगा देंगे, आपका संरचना तैयार हो गया, 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन हो गया। फिर अगला पूछा था 1,4-डाई-ब्रोमो-ब्यूट-2-ईन को बनाना है। तो दोस्तों 1,4-डाई-ब्रोमो-ब्यूट-2-ईन के लिए ब्यूट कहा, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पहले 4 कार्बन बनाइए, उसका नामकरण भी कर दीजिए, 2 पे ईन लगा यानी दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 और 4 पर आपका ब्रोमीन समूह है तो हो जाएगा 1,4-डाई-ब्रोमो-ब्यूट-2-ईन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका संरचना बना लेंगे। फिर आगे देखेंगे इसके, फिर अगला क्वेश्चन करा कि 1-chloro-4-एथिल-साइक्लोहेक्सेन। दोस्तों पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन के पहले वाले कार्बन पर Cl लगाएंगे, दूसरे वाले पे मेथिल लगाएंगे, तो आप हो जाएगा 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन कहा है कि 3-bromo-2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन बनाइए, ठीक है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन बनाना है, दूसरे वाले पे मेथिल लगाना है, तीसरे वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगाना है, तो हो जाएगा 3-bromo-2-मेथिल-ब्यूट-2-ईन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो है खा का अथवा पार्ट क्या पूछा है उसको आप देख लेंगे। इसमें पूछा है दोस्तों कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहले इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले में पूछा है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया किया जाता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक समीकरण बताना है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ। तो दोस्तों जब हम ब्यूटिल क्लोराइड को जो है एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से जो है KCl या Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो 4 कार्बन है तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो आप एन ब्यूटिल क्लोराइड को लिखकर एल्कोहलिक KOH से जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा 1 ब्यूटीन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देंगे दूसरा, कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथिल आयोडाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है। तो दोस्तों जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथिल आयोडाइड को मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो CH3MgI बनता है, ठीक है, RMgX ग्रिगनाल रिजेंट का निर्माण होता है। जब इसको एक जो है वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो एल्केन बनता है यानी मीथेन बनेगा और MgOHI जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन है ग्रिगनाल रिजेंट की, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। फिर आगे कह रहा है कि तीसरे में पूछा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से जब होती है। तो दोस्तों जब मेथिल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्शन कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है, और ये रिएक्शन है फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन में जो है एल्किल हैलाइड्स के 2 मोल्स को जब सोडियम के 2 मोल से रिएक्शन कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा है कि मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया केशियन विलयन से होती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया जो है आपका जो है CH3I से हो जाएगा केशियन से तो बनेगा CH3CN और KI जो है आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा अगला क्वेश्चन कि मेथिल आयोडाइड की क्रिया केशियन विलयन से होती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया केशियन से होगी तो इसको हमने देख ही लिया, CH3CN और KI बनता है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH से, तो क्लोरोबेंजीन की जब NaOH से क्रिया होगी 623 केल्विन ताप पर और 320 ATM ताप पर तो पहले सोडियम फिनाक्साइड बनता है, फिर ये Cl से क्रिया कराता है तो NaCl बाहर हो जाएगा और वहाँ पर H जुड़ता है तो हो जाएगा फिनाल, यानी फिनाल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शंस को लिख लेंगे और समझेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि को भी लिखिए, ठीक है। तो आपको पूरा व्याख्या करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है एथिल एल्कोहल, यानी इसी को एथेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल को तैयार करने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि आपकी संश्लेषण विधि है, जबकि दूसरी विधि क्या है, इसको फर्मेंटेशन मेथड या किण्वीकरण विधि भी कहते हैं। तो संश्लेषण विधि में क्या होता है दोस्तों, एथिलीन गैस को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में शोषित कराने से
एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल के साथ उबालने पर हाइड्रोलाइज होकर एथिल एल्कोहल देता है। ठीक है, यह एक प्रकार की संश्लेषण विधि होती है। इसको हमने रिएक्शन के द्वारा समझाया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन को जो है जब कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। जब ये पुनः हाइड्रोलिसिस होगा जो है यानी H2O से रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। जबकि दूसरी विधि जो है फर्मेंटेशन मेथड क्या है, इसके द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ यानी किसी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को यानी गन्ने की शक्कर हो, ग्लूकोज हो, सोरा हो, महुआ का फल हो, इसको या स्टार्चमय पदार्थ आलू, चावल, जौ, मकई आदि से एल्कोहल जो है व्यापारिक मात्रा में जो है इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा बनाया जाता है। और इसका रिएक्शन भी हमने बताया है कि C6H12O6 को जब फर्मेंटेशन करेंगे तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी। ठीक है, जब एथिल एल्कोहल को हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तब क्या बनेगा, तो दोस्तों जब एथिल एल्कोहल को हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको डीहाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O बाहर होगा तो एल्कीन यानी एथिलीन बनता है। ठीक है, और जब एथिल एल्कोहल को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर जो था उसको इस प्रकार से आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब 7 के अथवा पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा पार्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको रिएक्शन दिया गया है तो इसमें भरना है कि क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले में देखिए दिया था फिनाल। ठीक है, फिनाल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की फिनाल को कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों आपको पता है ये फेमस रिएक्शन है कि जब हम फिनाल को कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है। इसी का नाम दोस्तों है पिक्रिक एसिड, यानी पिक्रिक एसिड भी जो है इसे कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए फिनाल को कंसनट्रेट जो है HNO3 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है। अगर यही दोस्तों डाइल्यूट HNO3 होता तो आपका आर्थोनाइट्रोफिनाल या पैरानाइट्रोफिनाल का फॉर्मेशन होता। तो दोनों आपको ध्यान देना है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों यह एक फेमस रिएक्शन है, इसको कहते हैं राइमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो पहले इंटरमीडिएट के रूप में जो है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। जब इसको पुनः NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो सल्सल्डिहाइड बनता है, यानी OH और CHO का फॉर्मेशन होता है। तो सल्सिएट जो है फिनाल से सल्सल्डिहाइड का बनना राइमर टीमर रिएक्शन के द्वारा जो है संपन्न होता है। तो आपको ध्यान देना है इसको। फिर तीसरे में देखिए पूछा था कि CH3 CH2 CH2O CH3 CH3 CH2 CH2 को HI से क्रिया कराया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ईथर से क्वेश्चन बनाया था। तो आपको हम पढ़ाते समय बताए हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है यह जो है एक लीनियर चेन के साथ जो है एल्कोहल बनाता है, जबकि आयोडीन जो है किसी ब्रांच के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH लीनियर संरचना के साथ प्रोपेनॉल बना लेगा, जबकि आयोडीन ब्रांच के साथ जुड़ता है तो ये आपका जो है CH3 CH2C CH3 CH3I बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये एक फेमस रिएक्शन है। तो यहाँ से C जो है प्रोपेनॉल बन जाएगा और D में आपका सेकेंडरी जो है ग्रुप जो जुड़ा है आयोडीन से वो जो है प्राप्त होगा। तो चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि CH3 CHOH CH3 को CrO3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों जब हम 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन को जो है क्रोमेट की उपस्थिति में CrO3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड जो है प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिक एसिड को पहले LiLH4 की उपस्थिति में फिर जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों जब एस्टिक एसिड को LiLH4 की उपस्थिति में बनती है तो वैसे आपको ध्यान देना एल्कोहल ही बनेगा ना लास्ट में। तो पहले एमाइड बनाता है, फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो बनाएगा क्या, एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को बनाना था, भरना था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो खा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा है कि एक कार्बनिक यौगिक A है जिसका आणविक सूत्र C8H8O है। 2,4-DNP या 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है।
ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। ए टालिन अभिकर्मक अथवा फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है और न ही यह ब्रोमीन जल को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। जिसका ए तथा बी को पहचानिए तथा प्रमुख अभिकारकों को भी समझाइए। ठीक है, तो यह NCERT का जो है एग्जाम्पलर से क्वेश्चन बनाया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा कि जो यौगिक ए है 2,4-DNP व्युत्पन्न निर्मित करता है, अतः यह यौगिक क्या है, कोई एल्डिहाइड होगा अथवा कीटोन होगा। तो दोस्तों जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है केवल यही 2,4-DNP टेस्ट देता है। ठीक है, चूँकि यह टालिन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा एच एटम अनुपस्थित होता है, इसलिए यौगिक ए एक कीटोन ही होना चाहिए। यौगिक ए आयोडोफार्म परीक्षण देता है, अतः यह मिथिल कीटोन ही होना चाहिए। ठीक है, तो यौगिक बी एक कीटोन्स का ऑक्सीकरण उत्पाद है, अतः यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। तो दोस्तों हमने रिएक्शन में लिखा है कि C8H8O को जो है आप क्या कहेंगे, एसिटोफिनोन कहेंगे। जब इसको एसिटोफिनोन को आप जो है इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, 2,4-DNP बनेगा। तो इसको देख लीजिए, रिएक्शन फेमस है। ठीक है, फिर इसका पुनः जो है क्या होगा, जब स्टोन को H2CrO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो C7H6O2 यानी बेंजोइक एसिड बनाएगा और NaHI2 के साथ यानी आइडोफार्म टेस्ट देकर जो है सोडियम जो है के साथ जो है एक प्रकार के बेंजोएट बना लेता। तो सोडियम बेंजोएट बनेगा इधर और यहाँ बेंजोइक एसिड बनेगा। तो आपका जो सी ऑप्शन था C8H8O यानी ए क्या है, एसिटोफिनोन है, और जो बी आपका बना था वो क्या था, बेंजोइक एसिड था। तो एसिटोफिनोन और बेंजोइक एसिड बने हैं, ए और बी को पहचानना था, तो इसका यही ऑप्शन जो है दिखाना था आपको। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको इसी प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, फिर इसके अथवा पार्ट में देखिए क्या कह रहा है 7वें के, इसमें कह रहा है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, प्रोपेनोन से 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल पेंटेन टू ओन कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा लगाना था। इसमें जो है आपका एसीटोन के 2 मोल लिए जाते हैं, तो यहाँ जो है आपका अल्फा एच एटम से जो है जाकर पहले वाले कार्बन्स पर अटैच करेगा, तो आपका 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल पेंटेनोन बना लेगा। फिर दूसरे में पूछा है कि एथेनल से 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आपको पहले एथिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनेगा, फिर इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे यानी इसके 2 मोल से रिएक्शन कराएंगे, तो आपका बनेगा 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिड प्राप्त होता है। तो CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, ये ब्यूटेनॉल है, इससे ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड जो है कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एथेनोइक एसिड को जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड PTO5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से H2O निकलता है और एथेनोइक एनहाइड्राइड क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजील अल्कोहल से फिनिल एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बेंजील अल्कोहल से जो है फिनिल एथेनोइक एसिड जो है आसानी से इसके ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में दोस्तों पूरे क्वेश्चंस को जो है पूरा कवर किया है व्याख्या सहित। ठीक है, और इसका जो पेपर है दोस्तों हमने शॉर्ट्स वीडियो के रूप में बना के डाल दिया है, तो इसको भी डॉक्टर नड्डा चैनल से आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।